कि हमने इसको किस लिहाज से यहां पे लगाना है, किस लिहाज से हमने इंप्लीमेंट करना है। हम आज कुछ सवालात रियासत जम्मू कश्मीर से पूछना चाहते हैं और हमारे सवालों का जवाब सीधा सीधा होना चाहिए। हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, ना हम सियासत में कोई जवाब सुनना चाहते हैं। हमारा जवाब यस और नो में होना चाहिए। क्या जीएसटी रियासत की खुसूसी पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए लागू किया जा रहा है? चलिए, जीएसटी पे करीब 90% गुड्स के दरें तय कर दी गई हैं, लेकिन कश्मीर में ये आवाज उठने लगी है कि जीएसटी कश्मीर की हुकूमत अपनी तरह से करेगी। अभी अपने आप को जैसे कहा जाता है कोई भी कानून बनता है तो कश्मीर के नागरिक, खासकर एक तबका, यही बात कहता है कि देश का कानून हमारे मुल्क पर लागू नहीं होता, यानी कि अभी भी वो अलग मान करके चलते। खैर, ये सरकार का विषय है, क्या तय किया जाता है। लेकिन एक देश एक टैक्स, इस धारणा के साथ में सभी की सहमति से यूपीए के वक्त, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक चर्चा शुरू की गई थी। कई देशों में जाकर के यहाँ के प्रतिनिधि एक्सरसाइज करके आए थे कि किस तरह का स्लैब है, उसके क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। अब लेकिन उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। चलिए, हम चर्चा को शुरू करेंगे और हमारे साथ बाबूलाल गुप्ता साहब इस वक्त हैं। गुप्ता साहब, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रॉफिट कमाने वाला व्यापारी भी ये जरूर जानता है कि मेरा जो कस्टमर है उसको भी राहत मिलनी चाहिए। राहत उसी स्थिति में मिलती है कि उसको राहत मिले और उसको लागत का मूल्य मिल सके। एक बड़ा फैक्टर है जिसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं, कि ग्राहक को भी मिल रहा है और जो सेलर है उसको भी मिल रहा है। क्या जीएसटी में वो गणित कहीं पे दिखाई देता है आपको कि जिस उद्देश्य के साथ में ये कहा जा रहा है कि कंज्यूमर का काफी भला होगा, ये माना जा सकता है कि एक बड़ी राहत का पैकेज दिया जा सकता है इसमें? नहीं, देखिए, इसमें एक्चुअल जीएसटी का जो कंसेप्ट लेके आई थी इससे पूर्व सरकार जी, उनका ये था कि एक देश में एक ही कर लगेगा, और एक ही कर का माने ये था कि कोई भी चीज हो उस सब पर एक ही कर लगेगा। तो वो कंसेप्ट तो खत्म हो गया। हमने अब स्लैब आ गए हैं 5, 0, 5 में 12, 18, 28 ऐसे करके उन्होंने 4 स्लैब बना दिए हैं। और इससे भी नीचे भी आए, जैसे अभी जेटली साहब भी बोल रहे थे कि कुछ कंपोजिशन भी हम देंगे, और 20 लाख से जो हैं उन तक कोई टैक्स की और रजिस्ट्रेशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरा इसमें जो बेसिक प्रश्न है वो ये है कि जीएसटी आपको लगाना था, आप एक कर नहीं लगा पाए, अलग अलग करना ही पड़ा। कॉन्सेप्ट जो लेकर के चले थे वो नहीं हो पाया, नहीं निप पाया। और दूसरा यह है कि राज्य सरकारों की जो प्रभुसत्ता अपने आप में थी, सॉवरेनिटी थी। यद्यपि आपने ये कह दिया कि अब राज्य सरकारों को भी सर्विस पर टैक्स लेने के अधिकार होंगे और गुड्स पर टैक्स लेने के अधिकार केंद्र को होंगे, जो नहीं थे वो आपने पास कर दिया। परंतु इन सबके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं आनी चाहिए थी कि वो नहीं आ पाई। वो मुझे लग रहा है कि अभी उसमें या तो समय लगेगा या फिर सोच कहीं नई डेवलप करनी पड़ेगी कि हमको एक बार कहते हैं कि फैक्ट्री से लेकर के कंज्यूमर को सीधा माल पहुंचा दीजिए, एक बार कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो सीधा अपना माल उसमें पहुंचा दे। उसके लिए अभी देश तैयार नहीं है, उसमें अभी बहुत समय लगेगा। तो इस समय को पाटने के लिए अभी यहां इस जीएसटी में कुछ करना चाहिए था, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो सीधी सीधी बात है कि सब चलो ग्रेन को, जिसमें चावल था, गेहूं था, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया इन्होंने, या कैटल फीड के लिए इन्होंने जरा नवाजी दिखाई और कैटल फीड सारा एग्जेम्प्ट कर दिया है। जवार, मक्का, बाजरा को इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। पर अभी दालों में बनी हुई है, शंका बनी हुई है, और ऑयल सीड को इन्होंने फिर 5% में लिया है। तो ये दोहरे आम मापदंड हो गए। एक तरफ आप इंपोर्ट करके अपनी फॉरेन मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, 1,45,00,000 टन तेल मंगा लिया तो उस पर कर रहे हो, और फिर इधर से यहाँ तेल का भार डालने के लिए आप और टैक्स लगा रहे हो, जीएसटी उस पर लगा रहे हो। ऐसे ही अब जो अनाज है, उस अनाज को कम से कम ये करना चाहिए था, जो कहीं लिखा भी है, एक जगह मैंने पढ़ा है आज, जो अगर स्पाइसेस की जब बात करते हैं तो कहीं लिखा हुआ है उनका कि किसान जो माल लेके आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान ही तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सारा लेकर के आता है,
तो इस तरह से इसमें थोड़ी भ्रांतियां हुई हैं। यद्यपि थोड़ी सहूलियत ये भी हुई है कि कारखाने से जो हमको एक्साइज ड्यूटी और वो देनी पड़ती थी वो अब नहीं देनी पड़ेगी और सीधा जो टैक्स है उस स्टेट को मिल जाएगा जिस स्टेट में ये माल कंज्यूम होगा। जी राजीव जी, आप एक व्यापारी भी हैं और बड़ी नजदीकी से जीएसटी के बारे में एक्सरसाइज की होगी निश्चित रूप से, और पॉलिटिकल आपका अपना एक बैकग्राउंड है। ये जानना चाहूंगा कि जिस मकसद के साथ में जीएसटी, जैसे बाबूलाल जी ने कहा कि कॉन्सेप्ट एक ही था कि एक देश एक टैक्स, तो वो कॉन्सेप्ट तो इसमें रहा नहीं, आप लोगों की भी सहमति है। तो कुछ जो राज्यों के पर निर्भर कुछ चीजों को रहेंगे, क्योंकि अभी इसमें विधिक काउंसिल की बैठक भी होना बाकी है। जो 10% जिन चीजों को छोड़ दिया गया है वो हो सकता है कि राज्यों की कुछ सहमति के आधार पर उसमें कुछ चीजें तय की जाएंगी। तो गलियां तो अभी भी छोड़ दी गई हैं, गलियां छोड़ दी गई हैं। मुख्य बात यह है कि जीएसटी लाने का, जैसा बाबूलाल जी बता रहे थे, एक टैक्स होता, यूनिफॉर्मिटी होती, उसके अलावा आम व्यापारी को राहत मिलनी चाहिए थी। जो प्रोसीजर, जो सिस्टम है वो बहुत सिंप्लीफाइड होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। और हम जो चाहते थे इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी जो टेंडेंसी है वो कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। ये इसका बड़ा उद्देश्य था, पूरे देश का विकास एक साथ हो सके। क्या होता है कि जब आप यूरोप में जाके वेट को अध्ययन करते हैं, वहां पे ज्यादातर जगहों पे 17% से 21% तक की दर है। कुछ जगहों पर स्विट्जरलैंड वगैरह में 6% से 8% की दर है, 7% की होती है 8%, लेकिन एक ही टैक्स है कोई भी चीज पे। आप चाहे चाय पियो तो उस पर वही टैक्स है, गाड़ी खरीदो तो वही टैक्स है, कपड़े खरीदो तो वही टैक्स है, जूते खरीदो तो वही टैक्स है, बैग खरीदो वही टैक्स है। अच्छा, आपको ज्यादातर जगह पे इसलिए मालूम नहीं पड़ता है कि वो प्राइस में इनबिल्ट होता है। जब आप वहां से कॉफी खरीदते हो तो उसकी 50 रुपए की कॉफी के ऊपर 28% टैक्स लग के नहीं आता, 50 रुपए में सम्मिलित होता है। व्यापारी अपने आप अपना टैक्स काट के सरकार को जमा करा देता है, जनता को मालूम भी नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को इसमें राहत पहुंचाई गई है तो खाद्य व्यापार को है। और बाबूलाल जी की बात से लगा कि वो भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो बाकी जो व्यापारी है वो तो अभी बड़ी असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि पहले तो यूनिफाइड टैक्स नहीं, 5% की दर है, 12%, 18%, 28%, कम की दर भी है। और शायद अभी सोने चांदी और जवाहरात के ऊपर टैक्स डिसाइड नहीं हो पाया है। तय हुआ है कि 3 जून को डिसाइड होगा, और जिसकी उम्मीद है वो 5% से कम होगा, क्योंकि पहले 1% था उसके ऊपर। तो या तो उसको एग्जाम करें, एग्जाम नहीं करते हैं तो ट्रेड इंडस्ट्री ने मांग करी है कि 1.25% कर दिया जाए। सरकार क्या करती है मालूम नहीं पड़ता है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग इसमें बातचीत है, इस वजह से इस पर तय नहीं हो पाया। तो एक 5वीं दर और आने की उम्मीद है, पहले 5 दर हो जाएंगी। फिर ये जो जीएसटी है उसको भी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, मतलब स्टेट का जीएसटी और इंडिया का जीएसटी, उसमें बांट दिया गया है। अगर मैं कोई सामान राजस्थान में ही अपनी किसी दूसरी ब्रांच को जोधपुर या उदयपुर या बीकानेर भेजता हूं, तो मेरे को अगर 18% टैक्स के स्लैब में आता है तो उसको 9% एसजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, 9% आईजीएसटी सीजीएसटी करना पड़ेगा। और अगर हम राज्य के बाहर भेजते हैं तो एक टैक्स लगेगा 37 का, 37 आया है कि 37 फॉर्म या 37 बार आपको रिटर्न देनी पड़ेंगी, जो कि एक रिटर्न महीने की बहुत सिंपल रिटर्न होनी चाहिए थी। आपने क्या खरीदा, आपने क्या बेचा, आपके पास क्या पहले क्रेडिट था, आपने क्या क्रेडिट आपने ऑफ करा, इसके बदले में इतनी सब कहानी होना, उसके लिए फॉर्म भरना अलग अलग तरीके के। मेरे ख्याल से ये वैट से कुछ जीएसटी में कोई खास परिवर्तन आया नहीं, मेरे को जो एक बार देखने के अंदर लगता है, और ज्यादा दुरूह हो गया, डिफिकल्ट हो गया। छोटे व्यापारी के लिए इसकी कंप्लायंस करना कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसमें समय लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि हम जीएसटी के पक्ष में नहीं है। जीएसटी की अवधारणा कांग्रेस पार्टी ने, यूपी सरकार ने में लेके आए, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि बहुत समय तक जीएसटी लागू नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने इस बात की जिद करी कि एक बार सरकार तय करी कि 18% से ऊपर टैक्स रेट नहीं लेके जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा चीज 28% पे आ गई है। 5% पे रेस्टोरेंट में खाने के ऊपर रखा, फिर एक रेस्टोरेंट जो थोड़ा बड़ा होगा उसे 12% हो जाएगा, एयर कंडीशनिंग लगा लेगा तो 18% हो जाएगा, 5 स्टार होटल हो जाएगा तो 28% हो जाएगा। इस तरीके से इन लोगों ने इसको बांट करने की कोशिश करी है। मेरे ख्याल से इससे विषमता बढ़ी है। कहते हैं इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर राज भी होगा। और उसके अलावा जो
हमको उम्मीद थी इन्फ्लेशन कम होगा, मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन इससे कम होगा। पंकज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने सुना बाबूलाल गुप्ता जी को भी और राजीव अरोड़ा जी को भी सहमति है, कॉन्सेप्ट साफ था कि एक देश एक टैक्स, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को रख करके एक बार फिर उसी हम तस्वीर में जा रहे हैं कि वैट भी लागू रहेगा। तो इसमें भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि वक्त लगे इन सब चीजों को समझने। स्लैब जिस तरह से तय किया जा रहा था, कहा गया था कि 18% तक रखेंगे, लेकिन जो टॉप स्लैब पे उसको अभी भी आपने 28% पे ले जा करके रखा हुआ है। और कुछ चीजों में हो सकता है कि टैक्स का दायरा बढ़ाया भी जाए, क्योंकि इसमें एसजीएसटी का भी एक शेयर होगा। वो अब किस तरह से उसे लागू किया जाएगा, पूरी तरह से जेटली साहब उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि 3 तारीख की जब विधिक काउंसिल की बैठक होगी उसके बाद में कुछ तस्वीर साफ हो, लेकिन 90% चीजों को लेकर के स्लैब जिस तरह का बनना चाहिए वो साफ हो चुका है। देखिए योगेंद्र जी, मैं एक चीज कह रहा हूं आपको। आपने मुझसे कहा कि बेसिकली 28% दर है। अब तक दरों में पोजीशन ये थी कि आप 5% ले रहे हैं, मैं 18% ले रहा हूं, मैं 28% ले रहा हूं, टोटल टैक्सेस जा रहा है 45%। अब ये हो रहा है कि जो टैक्सेस मुझे मिल रहे हैं, 5% आपसे लिया, 8% ये लिया और 28% लगा, तो मुझे 28% में उनकी सबकी रिबेट मिल गई इनपुट के अंदर। पहले यह था कि रिबेट जो है, सेंट्रल के टैक्सेस अलग थे, स्टेट के टैक्सेस अलग थे, उनके डिपार्टमेंट अलग थे, उनसे कोई आपस में कोई किसी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए कोई इनपुट मिलने का सवाल नहीं उठता था, क्योंकि इनपुट ट्रांसफर नहीं हो सकता था। स्टेट टैक्स तो आपको देना ही है। नहीं, दोनों सर, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप जो कह रहे हो मैं तो वही बात बताना चाह रहा हूं कि स्टेट का टैक्स वैट के जरिए या फिर अपने सर्विस टैक्स के जरिए स्टेट्स को फ्री किया हुआ था। सभी स्टेट्स में थे, ये नहीं कोई किसी एक स्टेट में कहीं। पहले भी सीएसटी था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर टैक्स कोई भी है, भी जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान का टैक्स लगा दिया, सेस है, टैक्स नहीं है, सेस है सर। वो देखिए आम एक जो सर मैं वही आ रहा हूं, कंज्यूमर है वो मैं वही आ रहा हूं सर, मैं वही आ रहा हूं, पैसा जा रहा हूं सर, मैं वही आ रहा हूं आपकी, मैं वही आ रहा हूं सर, मैं आपको वही चीज आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी एक्साइज ड्यूटी की पोजीशन क्या थी पहले, हाईएस्ट एक्साइज ड्यूटी क्या थी? क्या एक्साइज ड्यूटी 35% नहीं थी? क्या सरकारों ने 150% एक्साइज ड्यूटी नहीं ली? आज जो बात कर रहे हैं यहां बैठ करके कि भाई ये टैक्सेस नहीं होने चाहिए, मैं कह रहा हूं 150% टैक्सेस नहीं लिए क्या एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी 150% एक्साइज ड्यूटी नहीं है सर चीजों पर, है ना? मैं आपको बताऊं सर, कस्टम में आ रहा हूं 300% है, मैं आ रहा हूं सर एक्साइज में भी, मैं आ रहा हूं धीरे, कस्टम रहेगी खाली, एक्साइज नहीं रहेगी। एक्साइज पहले थी 100% हुई नहीं, 150% हुई नहीं, कभी नहीं एक्साइज 16%, 18%। सर यदि आप जो है एल्कोहल को, सर यदि आप धूम्रपान को अभी भी 204% रखा गया है। मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको, देखिए अभी बहस अपनी यदि उस पर करेंगे तो ठीक रहेगा। आप 150% जाएंगे, मैं बहुत सारी चीजें थी जिन पर आप बहुत क्लियर कैलकुलेशन करके आएंगे तो बहुत ज्यादा रेटें बढ़ेंगे। अभी देखिए आपकी एक्साइज ड्यूटी होने के बाद में आपकी 30% एक्साइज ड्यूटी गाड़ियों के ऊपर, उसके बाद आपका वैट था कि नहीं था? उसका वैट की जो है एक्साइज ड्यूटी में इनपुट मिल रहा था क्या? उसको टोटल करके बताइए कहां तक आएगा वो। अब जो बेसिकली एक्साइज ड्यूटी है और जो स्टेट टैक्सेस हैं उनका इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, और मैं कह रहा हूं कि क्या बेसिकली कांग्रेस की अवधारणा ये थी क्या कि एक सिंगल टैक्स रेट लगेगी, या सिंगल टैक्स की बात की थी? बात ये हुई थी कि सिंगल टैक्सेस लगेंगे, रेट नहीं लगेंगे, रेट डिफरेंस होंगे। कॉन्सेप्ट यही था, बात सिंगल रेट की बात थी, सिंगल रेट की बात थी, सिंगल रेट की बात नहीं थी, कंसेप्ट की बात थी। मैं यही कह रहा हूं, दूसरी आ रहा हूं, हम तो जीएसटी अलग अलग स्लैब हो सकते होंगे, स्लैब होंगे। उन्होंने खुद ने, आप पहला देखिए जिस जीएसटी की पहली मीटिंग हुई थी, जीएसटी की पहली मीटिंग हुई थी, उसमें बात की गई। मैं आ रहा हूं दूसरा, और कंज्यूमर में मैं आ रहा हूं, कर रहा हूं कंज्यूमर के अंदर। अब आप देखिए कि अब जो कंज्यूमर की पोजीशन है, आपको ज्यादातर चीजों में आपको जो है रिलैक्सेशन नजर आएंगे, आपको सस्ती हुई चीजें नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस का इनपुट मिलेगा, और इनपुट मिलने के बाद अब सपोज कीजिए कि पहले यह हालत थी कि जो बेसिकली अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेज कर रहे थे, है ना, उसके अंदर भी हालत यह थी कि बेसिकली उसको टैक्सेस की गणना नहीं हो पा रही थी। अब उन्होंने कहा कि भाई यदि अनरजिस्टर्ड डीलर है तो उससे यदि कंज्यूमर सीधा ट्रांसफर कर लेता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि कोई बेसिकली बीच का यदि कोई जो मीडिएटर है वो परचेज करता है, तो जो परचेजर है वो टैक्सेस पे करेगा, और टैक्सेस पे करेगा तो वो टैक्सेस पे करने के बाद जो टैक्सेस कलेक्ट करेगा उसका इनपुट मिल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पूरी जो चीजें हैं उनमें जो है एक रूपता आई है। एक रूपता आने के बाद ये बात कर रहे हैं 36 रिटर्न है, 37 रिटर्न है। आप रिटर्न की पोजीशन देखिए, रिटर्न जो है जो आपने पेमेंट किए, सारी की सारी रिटर्न जो है वो जो मंथली रिटर्न हैं, 3 मंथली रिटर्न हैं और एक जो है एनुअल रिटर्न है।
और रिटर्न होने के बाद आज मैं कह रहा हूं कि इनकम टैक्स में लोगों ने कहा था कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो हमारे पास ये नहीं होगा, नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि आज जो है जिन लोगों ने 31 मार्च की रिटर्न भरी हैं उनके जो है 143 के जो नोटिसेज हैं जो पहले 2-2 साल 2.5 साल तक नहीं मिलते थे, आज आपके मोबाइल पे मिल रहे हैं ना। लगातार आ रहा है कि आपका जो है सीपीसी ऑर्डर इशू कर दिया है, आपके मेल पे देख लीजिए। आज आपका रिफंड ऑर्डर के लिए मैं बाबूलाल जी से पूछना चाह रहा हूं कि रिफंड ऑर्डर के लिए बाबूलाल जी कहीं हो और रिफंड के लिए होते थे तो आप पोजीशन क्या होती थी चार्टर्स की, कुछ जानते हैं वो? आज रिफंड की पोजीशन क्या है? आपके अकाउंट के अंदर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरा रिफंड आना ही नहीं आना, आपके खाते के अंदर सीधा रिफंड आ जाता है। मैं कह रहा हूं ये जो चीजें सही चीजें हो रही हैं, जो चीजें आ रही हैं, इससे देखिए कंज्यूमर को फायदा होगा। टैक्सेस की जो रेट्स होंगी वो बेसिकली कहीं ना कहीं कंट्रोल होंगी, और कंट्रोल होने के बाद जो इनपुट और आउटपुट का यदि आप स्लैब देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है कंज्यूमर तक जो है आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कंज्यूमर को ट्रांसफर करने से जो है वो रेटें सस्ती होंगी। पंकज जी एक बात बोलूं, इन्होंने अभी जो बोला कि अनरजिस्टर्ड डीलर से आपको सामान खरीदते हो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये जीएसटी के अंदर रिवर्स टैक्सेशन की पहली बार अवधारणा आई है जो हमने जो है सर मैं पूरा बता दूं सर, उसमें जो है यदि कंज्यूमर है तो उसको नहीं देना पड़ेगा। कंज्यूमर बात नहीं कर रहा। अगर मैं मेरी ऑफिस के अंदर किसी से मैं चाय मंगा के पीता हूँ, चाय वाला डीलर रजिस्टर्ड नहीं है, कायदे से जीएसटी के हिसाब से उसके ऊपर अगर उसका बिल आएगा मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, उसके तहत मुझे क्रेडिट मिलेगी, लेकिन जिम्मेदारी मेरी है। इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होती थी पहले कभी भी। अगर आपको ऐसी सर्विसेज काम में लो, कोई व्यक्ति आपके काम करता है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या जिसका 20 लाख रुपए से कम का खाता है या टैक्सेशन नहीं आता है, आज उसकी सर्विसेज लेने के ऊपर भी मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ये एक दुरूह प्रक्रिया है, मैं बता रहा हूं आपको। ये 1914 का आपने 1913 का 1914 का जो है चिदम्बरम जी का बजट देखा आपने? सर्विस टैक्स में ये अवधारणा थी कि नहीं थी? मैं बता रहा हूं आपको 1913 के अंदर 1913 में आ रहा हूं अरे सर सर्विस टैक्स में थी। मैं आपको बता रहा हूं, बात कहना चाह रहा हूं सर, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं सर। पंकज जी कॉन्सेप्ट जो है, जिस कंसेप्ट के साथ में हम लोग आए थे, कंसेप्ट क्या था इसका? एक ही था। कंसेप्ट से हम डाइवर्ट हो रहे हैं, और अभी भी जो आप बात कह रहे हैं, देखिए सेंट्रल एक्साइज या कस्टम अलग है। हाँ, कस्टम और म्युनिसिपल टैक्सेस अलग रहेंगे। रहेंगे तो वो अभी भी बिल्कुल वही तो बात कर रहा हूं सर, वो नहीं है सर। देखिए मैं कह रहा हूं म्युनिसिपल टैक्सेस जो है, देखिए म्युनिसिपल टैक्सेस और कस्टम को छोड़ा गया है। कस्टम बेसिकली इंटरनेशनल किसके? सेस भी अगर कोई रहेगा, अगर मान लो कि कहीं आज आपने अनाउंसमेंट किया है कि महिलाओं के उत्थान के लिए या उनकी आत्मसुरक्षा, सर सेस टैक्स नहीं है सर, फिर आप बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात से लेकिन सेस टैक्स सर अगर जेब से जो देना पड़ रहा है व्यक्ति जानता है कि टैक्स आम आदमी ये कहता है कि सर देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं सर, देखिए मैं बता रहा हूं सर, मैं फिर कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं आपको, देखिए सेस जो है, देखिए मैं आपको फिर अवधारणा बताता हूं। सेस की एक अवधारणा ये है, एक मिनट बताता हूं। सेस की अवधारणा ये है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये हम यूडी टैक्स डिस्कस करने लगे। हाँ डेफिनेटली बात है कि जीएसटी का जो कंसेप्ट था, अभी जो जीएसटी का कंसेप्ट जो ये लेके आए हैं, देखिए सीधी बात है। मैं कहता हूं साहब, एक बार ऐसा मान लो खूब बढ़िया जीएसटी का साहब बढ़िया आ गया, ठीक है साहब, मान लिया बढ़िया आ गया। जैसे आपने बताया साहब रिटर्न तो बहुत आसानी हो गई, रिफंड में आसानी होगी, और पर आप एक बात क्यों नहीं सोचते हो कि क्या इस बात से नकारा जा सकता है कि व्यापारी इसमें फंसेगा कि नहीं फंसेगा? कैसे फंसेगा? आज की तारीख में भी 1.5 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। अभी जो बन के आ गए हैं, ये मेरे पास में पड़े हैं, 5, 6, 7 रूल्स बनाए हैं उन्होंने, उसमें भी कहीं ये क्लियर अभी नहीं आया है कि स्टेट को क्या पावर है, और स्टेट का जो वेट वाला डिपार्टमेंट था वो क्या क्या पावर्स मेंटेन करेगा, उसको क्या पावर्स रहेगी। दूसरा, जो एक्साइज और कस्टम का जो विभाग है, जो आज की तारीख में जो सर्विस टैक्स डील कर रहा है, उसको क्या पावर्स दी गई हैं और कितने तक वो दिया जाएगा। तो आज तक भी ये कंफ्यूजन है, और इसको वो डिसाइड वो भी नहीं कर पा रहे। पूरी काउंसिल बैठ करके, जो जिसमें सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वो इस बात को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको कितनी पावर्स रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको कमोडिटी की बात करनी थी, उस कमोडिटी से भी आप इस पर आ गए कि कमोडिटी के साथ आपने सर्विस टैक्स जोड़ दिया। चलो ठीक है साहब, सर्विस टैक्स आपने खत्म कर दिया, हमारे से एक विभाग खत्म हो जाएगा, ये अच्छी बात है। हमको बहुत बढ़िया लगा था उस समय जब ये कहा गया था कि साहब आपको जीएसटी जब आ जाएगा तो आपके सारे विभाग खत्म हो जाएंगे। जैसे आप अभी यूडी टैक्स और उसकी बात कर रहे थे, खैर मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए चलिए साहब ये भी ठीक है, पर नहीं, एक कंज्यूमर सुनिए सर, एक कंज्यूमर
एक कंज्यूमर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। एक रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर को आपकी फैक्ट्री ने या इसने सामान दिया है, जीएसटी उसने लगाया है और रिटेलर के पास जाता है, तब उसको सुविधा अगर मिलती है तो समझ में आती है कि साफ सुविधा मिली। पर वो जो रिटेलर है वो खुद ही फंसा हुआ है। वो रिटेलर इटसेल्फ अभी फंस गया कि आप तो बता रहे हो कि साहब रिटर्न भी सीधा हो जाएगा और रिफंड भी सीधा हो रहा होगा, मुझे क्षमा करें, आज की तारीख में भी वेट में भी हमें ये समझाया गया था कि साहब बहुत जल्दी रिफंड हो जाएंगे। मेरे कृषि उपज के पूरी मंडियों के राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में 258 करोड़ रुपया मेरा रिफंड में फंसा हुआ है। और मैं बार बार उनको कह रहा हूं कि आप मिसमैच खत्म कर दीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप ये 35 और 36 और 36A के फार्मों की जो जटिलता है इसको समाप्त कर दीजिए। कई सारी मीटिंगें हो चुकी हैं स्टेट लेवल पर, कमिश्नर के लेवल पर नहीं समाधान हो पाया है। और ये जीएसटी आ जाएगा, तब तक वो जो कीचड़ भरा हुआ है वो ऐसे के ऐसे ही मेरे सामने फिर रहेगा। अब मैं उस कीचड़ को साफ करूंगा या ये जो आप जीएसटी लेके आ रहे हैं नई बात को पढ़ूंगा, क्योंकि पढ़ना तो मुझे पड़ेगा। और मैं तो क्या पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जो जिस लेवल के व्यापारियों की बात करता हूं वो तो कितना व्यापारी है, वो तो कहता था हमारे तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कर देंगे वही ठीक है। तो ये व्यवस्था अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खुद ही एक बात को क्लियर नहीं है। आज ही मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा भाई आपका तो अब आ गया ये 90 चीजों में 90% चीजों पे तो कर दिया, अब आप मुझे क्लियर करो कि आपको किस किस पे कर दिया, यद्यपि मैंने पढ़ लिया था। तो वो कहने लगे अभी ये कंफ्यूजन है, अभी ये कंफ्यूजन है, अभी ये कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन का टैक्स पर आना यही एक अपने आप में दिक्कत पैदा करता है। तो रिटर्न्स निश्चित रूप से एक बार में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, चाहे आप कितना भी कह दें। होना ये चाहिए था, समझ ये थी कि जैसे फॉरेन में होता है कि भाई एक बार आपने टैक्स दे दिया, आप स्वतंत्र हैं, जहां जाएं, जितना खरीदें, जो मर्जी आए, जो करें, खत्म कहानी, कुछ नहीं था यहाँ। तो हम फॉरेन के कल्चर को अडॉप्ट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तड़का और अंदाज हमारा खुद का अपना रखा और वहीं से अभी भी गफलत है कि इसमें क्लियरिटी नहीं हो पा रही है। हम तो इसमें फंस गए, उल्टे इस दलदल में फंसते हुए जा रहे हैं। आज अगर मान लीजिए इस एक्ट को आप पढ़ो, मैं ये लेके आया हूँ जितना। मैं गुप्ता साहब एक बार के लिए रोकना चाहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस मुद्दे पर। स्थिति ये है भाई साहब कि इसको जब पढ़ते हैं ना तो आज इसमें